जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से यकीनन खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का सेकंड लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नेम है स्टूडेंट्स आज थ्री फेज ऑफ एसी सप्लाई। थ्री फेज ऑफ एसी सप्लाई स्टूडेंट्स आप शॉर्ट क्वेश्चन प्लस अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करेंगे। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन आप स्टूडेंट्स एज अ शॉर्ट प्लस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको याद करेंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले थ्री फेज ऑफ एसी होता है। इस थ्री फेज ऑफ एसी को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 के अंदर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हम पढ़ चुके हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। उसमें सिंगल कॉइल हम यूज करते हैं और हमें जो वोल्टेज वहां से मिलता है करंट और हम वहां से जनरेट करते हैं वो सिंगल वन फेज ऑफ एसी होता है। तो वन फेज ऑफ एसी के अंदर वन फेज ऑफ एसी जनरेटर ओनली वन कॉइल, वहां पे आपको याद होगा हमने जस्ट सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो यूज की थी। तो यहाँ पे फिर हम इसलिए डिस्कस करते हैं पहले वन फेज ऑफ एसी को, क्योंकि वन फेज ऑफ एसी से हम वेल अवेयर हैं। इसकी जब हमें समझ आ जाएगी, ये सिर्फ थोड़ा सा हम रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे थ्री फेज ऑफ एसी की तरफ। तो वन फेज ऑफ एसी में ऑफ एसी जनरेटर में ओनली वन कॉइल इज यूज्ड, वन कॉइल सिर्फ यूज की जाती है विद पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उसमें दो स्लिप रिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं जो कॉइल के एंड्स पे कनेक्ट होते हैं, एक आर और एक आर प्राइम था। और यहाँ पे भी हम सिंपल वही बात डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हेन कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, जब ये सिंगल कॉइल एसी जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है। आपको याद होना चाहिए वहां पे एसी जनरेटर के अंदर हमने दो पोल्स नॉर्थ और साउथ वहां पे रखे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। तो जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एसी वोल्टेज जनरेट हो जाता है। बट अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, अपना जो हमारा टॉपिक है थ्री फेज ऑफ एसी, ये क्या होता है और इसमें कितनी कॉइल्स इस्तेमाल की जाती है। तो ये बेटा आपको याद रखना है, इन थ्री फेज ऑफ एसी के अंदर फिर थ्री कॉइल्स यूज होंगी। वन फेज ऑफ एसी में वन कॉइल रोटेट करती है, तो इसमें थ्री फेज ऑफ एसी में पहली बात तो ये याद रखनी है कि थ्री कॉइल्स आर इंक्लाइंड, थ्री कॉइल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स इंक्लाइंड होती, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर आप इस बात को समझना चाहें तो सामने हमने डायग्राम ड्रा की हुई है, इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास तीन कॉइल्स हैं, ठीक है जी। अब ये तीन कॉइल्स डिफरेंट टर्मिनल्स पे ए बी एंड सी टर्मिनल पे हमने इनको इंक्लाइन कनेक्ट किया हुआ है, इस एंगल पे 120 डिग्री एंगल पे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये तीनों कॉइल्स जो हैं 120 डिग्री बनाती हैं। क्योंकि एक सर्कुलेशन अगर आप देखेंगे कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल होते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री। तो यहाँ पे 120 फिर प्लस 120 सेकंड के लिए 240 फिर प्लस 120 थर्ड के लिए, तो ये इस तरह से 360 डिग्री आपके पास आंसर आ जाता है। तो ईच कॉइल इज कनेक्टेड विद इट्स ऑन पेयर ऑफ स्लिप रिंग, हर कॉइल के साथ फिर एक पेयर ऑफ रिंग होगा, पेयर कहते हैं जोड़े को। तो मतलब हर कॉइल में फिर आपके पास स्लिप रिंग्स होंगे, तो तीन कॉइल्स हैं तो स्लिप रिंग्स फिर कितने हो गए टोटल 6। हर एक कॉइल अपने अपने स्लिप रिंग्स के साथ रोटेट करती है इन मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर इसके रिजल्ट में आपको वोल्टेज जो है वो कितने मिलेंगे, एसी वोल्टेज, वो फिर एक कॉइल के लिए आपको जस्ट एक एसी वोल्टेज मिलता था, लेकिन थ्री फेज में थ्री कॉइल्स हैं तो फिर एसी वोल्टेज कितने मिलेंगे, 3 एसी वोल्टेज जनरेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ पे
ये हम डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं। 3 कॉइल्स हैं जो कि हमने डिफरेंट टर्मिनल्स पे इनको कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इनका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिसको हम डी का नाम दे देते हैं। जिस तरह एक क्रैंकशाफ्ट होती है वो रोटेट करती है एक एक्सिस के अराउंड, इसी तरह से ये कॉइल्स हैं ये भी डी पॉइंट के अराउंड रोटेट करती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंड पे मैंने एक न्यूट्रल लाइन बनाई है जिसको अर्थ कर दिया गया है। अगर तो इन तीन में से मतलब कोई भी लाइन टर्मिनल और न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट होगी तो उसके वोल्टेज कितने आते हैं हमारे पास, 230 वोल्टेज आते हैं। लेकिन अगर आप एनी टू लाइंस विदाउट न्यूट्रल लाइन इनको कनेक्ट करते हैं, ए को सी से या सी को डी से, तो इस दौरान हमें एसी 3 फेज ऑफ एसी 400 वोल्टेज देता है। अगर हम इसकी वेव डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये वोल्टेज है, हम पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू इस रेफरेंस लाइन से ऊपर और नीचे, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वोल्टेज देखेंगे वोल्ट्स। ये हमारे पास एक वन वेव होगी एक वोल्टेज की जिसको हम फेज 1 का नाम देते हैं। इस तरह पे इसमें लैग और लीड ये सारा काम होता है और हमारे पास 3 फेज बनते हैं। लेकिन ये सारी की सारी तीनों की तीनों जो एसी वेव हैं एसी फेज की, ये इस फेज डिफरेंस पे हैं एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं लैग और लीड 120 120 डिग्री। तो एक्सप्लेनेशन जब आप देंगे इन दो डायग्राम को ड्रा करने के बाद, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेज इज 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे आप इस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट पेयर इज जीरो। अगर फर्स्ट पेयर के अक्रॉस वोल्टेज हमारे पास जीरो होगा तो इस दौरान फेज डिफरेंस कितना बनेगा, जीरो। ये फर्स्ट वोल्टेज है, ये वेव जो ब्लैक आपको शो हो रही है, इसका अगर वोल्टेज ही जीरो है तो फेज डिफरेंस हमारे पास सिंगल के लिए नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वन अगर देखें वोल्टेज अक्रॉस सेकंड पेयर इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा सेकंड पेयर में। आप कोई भी सेकंड पेयर ले लें ऊपर या नीचे से, तो इस दौरान हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा वो स्टूडेंट्स 120 डिग्री होगा। और सिमिलरली एट दैट इंस्टेंट, इसी ही इंस्टेंट पे अगर आप और देखें नेक्स्ट थर्ड पेयर के लिए, थर्ड पेयर में कोई एक थर्ड वेव एसी आप किसी के साथ कनेक्ट कर दें तो वहां पे फिर वोल्टेज जो है 360 कंप्लीट सर्कुलेशन बनाने के लिए 120 और प्लस 240, पीछे फिर 240 जो है ये फेज डिफरेंस आएगा थर्ड पेयर के लिए। तो ये एज ए एमसीक्यू भी 3 फेज ऑफ एसी में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ लाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, ये अक्सर आ भी जाता है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ लाइंस कनेक्टेड विद टर्मिनल, के हर वो लाइन जो टर्मिनल के साथ, टर्मिनल अब आपके पास कितनी है, 3 है, ए सी एंड बी, इनमें से हर लाइन जो है टर्मिनल और न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट होगी तो हमें एसी 3 फेज वोल्टेज कितना देता है, 230। यहाँ पे अगर देखें तो B हम न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट की हुई है हमने, अगर C को न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करें तो यहाँ तक 230। अगर आप नेक्स्ट वन A को यहाँ पे कनेक्ट करें न्यूट्रल लाइन के साथ, ये डॉटेड लाइन जो है ये 230 वोल्टेज इस डॉटेड लाइन के, A से न्यूट्रल लाइन, C से न्यूट्रल लाइन ये 230 और B से न्यूट्रल लाइन ये 230। और अगर हम देखें बिटवीन एनी टू लाइंस विदाउट न्यूट्रल लाइन तो वो हमारे पास वोल्टेज कितने आते हैं, 400 वोल्टेज। ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, अच्छे तरीके से आप बेटा जी याद करें। नेक्स्ट वन हम इसके एडवांटेजेस जो हैं वो देख लेते हैं, इसके फवायद क्या हैं 3 फेज ऑफ एसी के सिंगल फेज ऑफ एसी की बजाय। तो सबसे पहला इसका जो मेन एडवांटेज है, फर्स्ट इसका जो फायदा है वो ये है कि जो टोटल हमारा लोड होता है वो डिवाइड्स तकसीम हो जाता है इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में, जिसकी वजह से कोई भी लाइन हमारी या कोई भी अप्लायंस जो है वो ओवरलोडेड नहीं होती। और इस तरह से अगर हम कोई हैवी लोड लाइक एयर कंडीशनर है और नंबर्स ऑफ मोटर्स हैं और या बहुत ज्यादा हम कोई हैवी मशीनरी जो है वो वहां पे ऑन करना चाहते हैं, तो अगर इसको हम सप्लाई करें ना कहां से, सिंगल फेज से, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल फेज में सिंगल वोल्टेज होता है वो उसके लिए नाकाफी होता है। और
लेकिन ये ऐसा काम जो है थ्री फेज ऑफ एसी में नहीं होता, बल्कि थ्री फेज ऑफ एसी में हैवी लोड को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम हमेशा थ्री फेज ऑफ एसी ही यूज करते हैं। उससे होता ये है वोल्टेज जो है वो हमें 400 वोल्टेज जो है वो मिलते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स 3 हिस्सों में तकसीम होके वो जो भी आपकी अप्लायंस होती है उसको रन कर रहे होते हैं विदाउट एनी डैमेज। आप मतलब ये कह सकते हैं कोई ओवरलोडेड वहां पे नहीं होता। नंबर 3 है कि थ्री फेज सप्लाई 400 वोल्ट, बिल्कुल ये हमें पता है कि ये 400 वोल्ट सप्लाई करती है, ये भी आपने एज एमसीक्यूज अच्छे तरीके से याद रखना है। और जिसकी वजह से फिर कोई स्पेशल किस्म की अप्लायंस हो या हैवी मशीनरी हो जिसको 400 वोल्टेज चाहिए, उनके लिए ये फिर थ्री फेज ऑफ एसी सप्लाई जो है वो वेरी यूजफुल है, बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके साथ ये हमारा जो टॉपिक था एज शॉर्ट प्लस अगर लॉन्ग आ जाए ऐसे आप ये लिखेंगे, अगर शॉर्ट आए तो थोड़ा सा इसका आपने ये इतना सा पोर्शन वन फेज और थ्री फेज का बता के आपने एंड पे एडवांटेजेस लिख देने हैं ये शॉर्ट में। अगर लॉन्ग आए तो फिर आप ऐसे कंप्लीट विद डायग्राम मेंशन करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज क्या है 16.7 वेरी इजी न्यूमेरिकल कहते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम आपको इतनी दे देते हैं माइक्रोफैरड, माइक्रो को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स और 10 की पावर -6 फैरड आ जाएगा। वोल्टेज गिवन है 150, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्ज। करंट हमसे वो पूछते हैं, उसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे I = V × XC। ये हमारे पास कहाँ से बाय ओम्स लॉ अगर आप देखें तो ये वैल्यू इस तरह से बनती थी V = I√2 × XC। तो यहाँ पे आप इसको I√2 भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये AC सर्किट है। इसको भी V√2 आप कह सकते हैं। जनरली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। XC हमारे पास नहीं है, अगर डाटा में देखें क्वेश्चन मार्क, आप इसको पहले फाइंड आउट कर लें। 1/2πfc होता है, वैल्यू सारी गिवन है, f भी गिवन है, c भी गिवन है, पाई की वैल्यू को हमें पता है। इसको सॉल्व करेंगे 6369 ओम आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। आंसर के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन अगेन हम यूज करेंगे। I = V/XC इसकी वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आएगा 0.0235, लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करते हुए 0.024 एम्पियर आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आज का जो न्यूमेरिकल था 16.7 ये भी डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके साथ एक हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आज का इस चैप्टर का भी और आज का भी हमारा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 16 का आज इंशाल्लाह एंड हो जाएगा चैप्टर नंबर 16 हमारा, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 17 का आगाज करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट वन है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग के तौर पे हम इसको याद करते होते हैं। शॉर्ट अगर आ जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने जस्ट इसको डिफाइन करना है, साथ इसकी एग्जांपल दे देंगे और इसके बाद आप इस स्पीड जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो फार्मूला बता देना और स्पेस में इसकी स्पीड जो है वो आपने वैल्यू लिख देनी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करेंगे। द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन कहते हैं कि ये जब आगे से आगे मूव करती है, चलती है, तो इस दौरान इसको अपनी प्रोपगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऐसी वेव्स को स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल क्या होगी। फिर ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स रेडियो वेव्स, एक्स-रेज, ETC हम कर देते हैं क्योंकि और भी हमारे पास हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप कम से कम 2 एग्जांपल जो है लास्ट मेंशन करें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो इसकी जब एक्सप्लेनेशन देनी है तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश फिजिक्स था, जिसका नाम था मैक्सवेल। 1864 में, ये आपने इसकी जो डेट है ये याद रखनी है एमसीक्यूज के तौर पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1864 में मैक्सवेल, ब्रिटिश ये एक फिजिक्स था, इसने फॉर्मुलेट किया था सेट ऑफ इक्वेशन को, और ये इक्वेशन जो हैं
इसके मुताबिक थी, इसलिए इसने अपने नाम से मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दे दिया। अब ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं ये क्या थी? मैक्सवेल इक्वेशंस के मुताबिक हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर मैक्सवेल इक्वेशंस। 1864 में इसने कहा कि जो सेट ऑफ इक्वेशन है इनके मुताबिक अगर चेंज हो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर तो इस चेंज की वजह से क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर चेंज हो तो ये क्रिएट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरह से सपोज दैट ये मेरे पास, या इनको आप सपोज कर लें ये मेरे पास एक चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसने क्रिएट किया और चेंज इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने आगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर दी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी। तो इस तरह से ये नेक्स्ट प्रोपिगेट करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। ईच फील्ड जनरेट्स द अदर वन, हर फील्ड जो है वो नेक्स्ट वन दूसरी को जनरेट कर देती है। इस तरह से एक होल पैकेज आपके पास बंडल सा बनता है मैग्नेटिक फील्ड्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, जो कि मूव करती हैं स्पेस में इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। मूविंग द फील्ड्स आर नोन, ये जो मूविंग फील्ड्स हैं ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। They require no medium for their propagation, वो हम डेफिनेशन में भी बता चुके हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेस में आगे मूव करना होता है और इनकी प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की जब जरूरत नहीं होती। तो ये दोनों वेव्स याद रखिएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल पे ये एक दूसरे के ऊपर प्रोपिगेट करती जाती हैं। और ये वाला फिनोमेनन जो है फिग के अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ भी है, फिग ए और फिग बी। अगर आप देखें ये हमारे पास फिग ए है और ये फिग बी है, इन दोनों में राइट एंगल हमारे पास वैल्यू आएगी और इनका जो इनकी जो स्पीड है वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है v = f लैम्डा। यहाँ पे v क्या है? ये स्पीड को शो करता है, f फ्रीक्वेंसी कहलाती है, लैम्डा वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं? अगर आप ये वेव देखें तो कंसेक्टिव क्रस्ट या कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है, उसको हम वेवलेंथ लैम्डा का नाम देते हैं। अब क्रस्ट क्या होती है? ये हाईएस्ट पोर्शन होते हैं वेव्स के मीन वैल्यू से, और जो ट्रफ होते हैं वो लोवेस्ट पोर्शन होते हैं वेव्स की मीन वैल्यू से। तो इस तरह से यहां से लेके यहां तक ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाता है। अब इनकी जो स्पीड है इन स्पेस में वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। कितनी थी? × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो इनकी जो रेंज होती है ना, इनकी स्पीड इन की स्पेस के अंदर इन वेव्स की, वो वेरी करती है रेडियो वेव से गामा रेज। अगर आप टेक्स्ट बुक फॉलो करें, इस डायग्राम के नीचे उन्होंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। इस इक्वेशन से भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये जो स्पीड है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनकी एनर्जीज की बात करें या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। इस रिलेशन में अगर आप निकालें ये रिलेशन तो f इनवर्सली किसके? वेवलेंथ। क्या मतलब हुआ? अगर वेवलेंथ ग्रेटर होगी तो फ्रीक्वेंसी स्मॉलर होगी, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी तो वेवलेंथ स्मॉलर होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। वो वेव की इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इस डायग्राम से नीचे आपको फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ दी हुई है, उनको आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है और ये दो डायग्राम इसमें ड्रा करेंगे। अगर तो ये शॉर्ट आए तो डेफिनेशन, एग्जांपल, और ये वाला पोर्शन की स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कितनी होती है स्पेस में। अगर ये शॉर्ट है तो एज आप इसको लिखेंगे। थोड़ी सी ये जो डायग्राम है ना ए वाली, इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपने मेंशन करनी है। इस फील्ड के बाद एक्सप्लेनेशन वो आप मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। शॉर्टली इसको जरा मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। वो 4 से 5 लाइनें बनेगी स्टूडेंट्स। इसको आप डायग्राम ए जो है इसको आप डिस्कस करेंगे। सपोज ये हमारे पास ए और बी जो रेड पोर्शन है, ये जहाँ पे फाई बी मैंने लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है जो कि क्रिएट कर देता है अपने अराउंड किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। सी और डी वाला जो पोर्शन है ब्लैक,
इसमें फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो आगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। इस तरह से ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मूव करती हैं, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इन मूविंग फील्ड्स को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसके साथ हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 16.4, उसमें वो कहते हैं कि अगर एक आपको सर्किट दिया जाए और उसके अंदर स्विच हो और उसको आप क्लोज करें और फिर रीओपन करें तो फिर स्पार्किंग होती है, उसका क्या वो क्यों होती है, उसकी रीजन बताएं। तो उसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि जब कॉइल कनेक्ट होती है स्विच के साथ, आप स्विच को पहले क्लोज करते हैं, क्लोज में जोड़ देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, करंट फ्लो करता है, चेंज ऑफ करंट होने की वजह से ईएमएफ पैदा होती है। वो ईएमएफ जो है जैसे आप रीओपन करेंगे उस दौरान ये ईएमएफ प्रोड्यूस करती है स्पार्क को, किस शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये आप हेल्पर बुक से अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, 2-3 लाइन का आंसर। फिर न्यूमेरिकल हमारे पास 7.8, इसमें वोल्टेज वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस दी हुई है किलो ओम में, हम इसको चेंज करेंगे ओम में। फेज ऑफ AC मतलब थीटा पूछते हैं, तो चूंकि आपके पास C कैपेसिटेंस है और R रेजिस्टेंस है, इसलिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC ओवर R। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूरे डाटा में देखें नहीं है, इसको मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क। आप स्टूडेंट्स पहले इसको फाइंड आउट कर लें, 1 ओवर ओमेगा C होता है, जिसको हम 1 ओवर 2 पाई FC लिखते हैं। इनकी वैल्यूज भी हैं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट 3.14, F फ्रीक्वेंसी 50, C 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, इन सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 1 के ऊपर, 1060.89 ओम आपके पास वैल्यू होगी। लेकिन हमें तो चाहिए था थीटा, आप ये इक्वेशन फिर अप्लाई करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC की जगह आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, ओवर R की जगह R की वैल्यू लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास 46.7 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल है 16.9, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एनुअल के लिहाज से आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। डाटा में इंडक्टेंस दी हुई है कॉइल की, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी दी हुई है 40 माइक्रोफैराड, आप इसको चेंज करेंगे 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ फैराड, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है फार क्वेश्चन मार्क का पूछते हैं। आपके पास फार्मूला है, हमने लास्ट टाइम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा था, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में 1/2 पाई L C स्क्वायर रूट होता है। आप वैल्यूज पुट करेंगे, L की वैल्यू, C की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का 15.9 हर्ट्ज। इसके साथ दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए हैं 5 एंड 6, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है आज आपका एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं चैप्टर नंबर 16 के, 16.5 और 16.6। 16.5 के अंदर इंडक्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है, वोल्टेज दिए हुए हैं इस फॉर्म में, मैक्सिमम करंट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट और थीटा पूछते हैं। हमारे पास चूंकि ये हम जानते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस V0 sin ओमेगा t होती है, आप 2 पाई FT लिख सकते हैं। जो गिवन वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करवा लेते हैं। देखें V से V कंपेयर हो गया, स्किप हो गया, V0 किसकी जगह पे है 350, तो आपके पास V0 वैल्यू ये आ जाएगी, साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, पाई से पाई और t से t ये भी स्किप हो जाएगा, 2f पीछे किसके इक्वल आ जाएगा 100 के, तो 2f इज इक्वल टू 100, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जो कि 50 हर्ट्ज आएगी। फिर हम G इंपीडेंस होगा तो फिर आप ये मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपीडेंस का फार्मूला हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL इक्वल होता है 2 पाई FL के, इसकी वैल्यूज हैं, आप पुट करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा G का। अब हम I मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, V0 ओवर G, V0 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली, G की वैल्यू ये है, पुट करेंगे ये एक आंसर आ जाएगा। और इसके बाद I रूट मीन स्क्वायर की वैल्यूज जो है, या यहाँ पढ़ चुके रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के अंदर, ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे ये तो ऑलरेडी गिवन है, और I0 आप ये वाला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट वन। थर्ड वन tan इनवर्स, ये हमने पढ़ा हुआ XL ओवर R, फेज थीटा हमने फाइंड आउट करना था, XL कितना था, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा, डिवाइड बाय 40,
इसको सॉल्व कर लें, आपके पास 82.4 डिग्री आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें, इंडक्टेंस दी हुई है मिली हेनरी में, मिली को चेंज करेंगे 10⁻³ में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर, रेजिस्टेंस दी हुई है, पावर पूछते हैं, पावर ऑफ एसी के अंदर हमने पढ़ा हुआ ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में तो फिर हमारे पास वैल्यूज हैं ही, सिर्फ एक है, ना थीटा है ना आई रूट मीन है, तो फिर आई रूट मीन के लिए हमें जी इंपीडेंस चाहिए होगा। स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला फिर अगेन ये